कहीं ना कहीं हम छोटे से देखते थे तो एक पुलिस का और यूनिफॉर्म का एक अलग क्रेज था। अच्छा लगता था अगर पुलिस में देखते थे तो लगता था कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं। और अभी भी जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और विभाग में जाते तो हम और अच्छा परफॉर्म कर पाते। मेरे साथ पुष्पराजगढ़ अनूपपुर अनुभाग के एसडीओपी नवीन तिवारी जी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरे साथ नमस्ते अनूपपुर। आज मेरे साथ पुष्पराजगढ़ अनूपपुर अनुभाग के एसडीओपी नवीन तिवारी जी हैं, जिनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। साइबर अपराध, पुलिस की नौकरी के बारे में, सफलता के बारे में भी जानेंगे। जो युवा तैयारी कर रहे हैं पुलिस के, उनके बारे में भी जानेंगे। और तो और धैर्य और अनुशासन, उसके बारे में भी जानेंगे। तो बिना देर किए अपन इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। सर 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी आपसे और मुलाकात की बात हुई थी कि मुलाकात करेंगे, और काफी व्यस्तता रहती है पुलिस में। हाँ, पुलिस एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें लगभग पूरे 24 आवर्स हमको रेडी रहना पड़ता है। और ये एक ऐसी जॉब है जिसमें डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। और हमें रात में किसी भी टाइम पे जो कॉल्स आते हैं तो हमको उनको रिप्लाई करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, ये सोचते हुए कि कौन सा व्यक्ति किस स्थिति में है जो हमको रात में 2 बजे या 3 बजे अप्रोच कर रहा है। तो एक पुलिस ऐसी जॉब है जो रात भर हमें कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में रहना पड़ता है। इसलिए हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं कि ये रात में ये वाला फोर्स रहेगा, दिन में ये फोर्स रहेगा। हम लोग की जॉब जॉब प्रोफाइल है ऐसी कि हमें लगभग 24 घंटे ही अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि हमने अगर सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक काम किया उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं। किसी भी समय पे हमें रेडी होकर तुरंत ही निकलना पड़ता है। इसलिए हमारा जो भी फोर्स होता है कि किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो उससे अबव रैंक के ऑफिसर, तो सबको रेडी ही मोड पे ही रहना पड़ता है। अनूपपुर जिले के सबसे अच्छी जगह पे है, मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक। ड्यूटी भी लगती है, तीर्थ स्थान भी है। कैसा लगता है वहां पे ड्यूटी करके ऐसे जगहों काफी पे? अच्छी। मेरा टेन्योर वहाँ से अभी एज अ एसडीओ भी पुष्पराजगढ़ लगभग 2 साल 4 महीने हो गए हैं। तो मैंने काफ़ी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ और वीवीआईपी ड्यूटीज़ करी हैं। अगर हम अमरकंटक की बात करें तो अभी ये सावन का माह चल ही रहा है। तो इसमें 4 सोमवार बीत चुके हैं। सभी में सभी जितने भी सोमवार निकले हैं या अदर डेज में भी जो पर्यटकों की जो आने की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इवन मंडेज में हम बात करें अगर तो 70,000, 80,000, 50,000 ऐसे लोग आते हैं। तो हम लोग उसमें एडिशनल फोर्स डिप्लॉय करके लगातार लॉ एंड ऑर्डर बनाने का प्रयास करते हैं। उन पॉइंट्स को चिन्हित करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे रश ज़्यादा होगा या पुलिस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ज़्यादा आवश्यकता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे जालेश्वर मंदिर हो गया, जालेश्वर तिराहा हो गया। वो तिराहा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो नर्मदा जी के जल लेके और फिर जालेश्वर महादेव में जाते हैं। तो जितने भी लोग आते हैं वहाँ से उसी को रोड में पार्क करते हैं गाड़ियों को। तो वो पार्किंग सिस्टमेटिक रहे, आने जो नॉर्मल लोग निकल रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो, उसके लिए हमने एडिशनल फोर्स डिप्लॉय किया। और आप रिजल्ट देखें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या जाम लग गया है। वो हमारी पूरी जो सिस्टम था पूरा बहुत ही अच्छा काम किया है। वो लोगों को ये ना लगे कि पुलिस का व्यवहार भी उस तरीके से, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता होगा। व्यवहार तो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे वो पुलिस का हो, व्यवहार तो एक ऐसी चीज, सबको एक बहुत ही शालीन व्यवहार ही रखना चाहिए, है ना। कि मेरे पास तो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि लोग मिलने आते हैं, अपनी फरियाद लेके आते हैं, अगर हम उनको समय दे दिए, उनकी सुन लिए, तो उनको यही क्या होता है, साहब हमारा डिस्पोजल ठीक है, होगा जब भी होगा, आपने हमको अपना समय दिया, अच्छे से बात करी, आश्वासन दे दिया, उतने में ही हम बहुत खुश हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारा आचरण बहुत अच्छा रहे, कॉम्पैक्ट रहे लोगों के लिए। हम जो हमारी एक एम्पैथी होती है उसको हम साथ में लेके चलें। वीडियो के माध्यम से हमारे कई लोग देखते हैं हमारी वीडियो। आप काफी कम दिनों पे आप तो सफल हैं, आपको कई लोग फॉलो भी करते होंगे। सफलता की कहानी, यहाँ तक पहुंचने का जुनून, और कैसा रहा सब कुछ, थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताते। मूल रूप से हम सतना जिले के रहने वाले हैं
और सतना ज़िले में ही एक जो हमारा स्कूल था क्राइस्ट ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई थी। 12th मेरा पीसीएम से हुआ था। और फिर पीसीएम के बाद जैसे हम लोग उस समय पे उतना हम लोग मैच्योर नहीं थे, हम लोग के लिए 2 ही लाइन दिखती थी, या तो हम मेडिकल लाइन में जाएंगे तो इंजीनियर की लाइन में जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी इसमें आ जाओ, क्योंकि 12th में मार्क्स भी अच्छे आ गए थे। तो फिर मैंने 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे आए थे 12th में। लेकिन जब सब्जेक्ट की बात हुई तो ये लगा कि हो सकता है कि मुझे जो मेरा 12th में सब्जेक्ट था उससे उतना मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले सिविल सर्विसेज। तो हमने पूरा स्ट्रीम पूरा चेंज कर दिया, पीसीएम से मैं इकोनॉमिक्स में चला गया। तो मैंने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स की डिग्री ली वहाँ पे, और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया मध्य प्रदेश पुलिस इसका पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। एक ही बार फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और कहीं ना कहीं हम छोटे से देखते थे तो एक पुलिस का और यूनिफॉर्म का एक अलग क्रेज था, अच्छा लगता था। अगर पुलिस में देखते थे तो लगता था कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं। और अभी भी जब हम पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और विभाग में जाते तो हम और अच्छा परफॉर्म कर पाते। अगर हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों की मदद कर पाएँ, उनसे जुड़ पाएँ, उनके लिए काम कर पाएँ, तो एक बहुत अच्छा विभाग है जिसमें हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, और जहाँ तक वैधानिक तरीके से उनकी मदद करने का प्रयास भी करते हैं। उसके लिए अभी तक हम सफल भी रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों में ऐसा कोई मैसेज गया हो कि मेरे द्वारा उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है या सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो जितनी मदद हो पाती है वैधानिक तरीके से उतना हम करने का प्रयास करते हैं। अगर अब हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा होगा और साहब का उत्तर भी बहुत अच्छा होगा। सर, सफलता का मूल मंत्र क्या है? अब जिसे सफल होना है, जिसे यहाँ तक आना है, कई बार लोग असफल हो जाते हैं, बीच रास्ते में ही वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे सर? कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि अगर हम कंसिस्टेंट हैं पढ़ने में, लगातार उसी घंटे को हम रखें, अगर हम एक दिन में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसको हम कैरी ओवर कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि अगर हम लगे रहेंगे अपने उसमें तो हमको सफलता मिली। दूसरा पेशेंस है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे साथ पढ़ने वाला या हमारे जूनियर भी कई बार एग्ज़ाम क्रॉस कर जाता है, हम नहीं कर पाते। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस है, हम अपनी काबिलियत को जान रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर ऐसा हुनर है कि हम हो सकता है अगले साल कर लें, तो फिर कोई भी लक्ष्य मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाइए, पेशेंस रखिए, और फिर माँ बाप का आशीर्वाद रहता है, भगवान का भरोसा रहता है, तो सब हमारा कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती है। तो बिल्कुल सही है कि आदमी जब सफल हो जाता है तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, और वो फिर सीधे एक दो ही लोगों को धन्यवाद देते हैं, तो भगवान, दूसरे अपने माँ बाप। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है सर। अब आते हैं सर अपन आपके कार्य शैली पे, जो कार्य आप लोग करते हैं, आप लोगों के यहाँ अभी सबसे पहले तो चल रहा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह। बच्चों को भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को भी सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। जिले वासियों को भी आप थोड़ा सा सड़क सुरक्षा के बारे में अगर संक्षेप में बताते हैं। जी जी, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। कई लोगों को लगता है कि पुलिस रोड में खड़े होकर हमारा चालान काट रही है 300 का या 500 का। तो हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहता है कि हम आपका चालान करें। उस चालान के माध्यम से आपको मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है अगली बार आप हेलमेट पहन लें तो आपको 500 रुपये बच जाएंगे, आप सुरक्षित भी रहेंगे। हमारे पास कई ऐसे एविडेंस, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा है कि लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन उन्होंने बस हेलमेट वियर किया हुआ है, पहने हुए हैं, तो अभी भी सुरक्षित हैं। और वही व्यक्ति अगर उनके पीछे कोई बैठा हुआ है, वो हेलमेट नहीं पहना होता, तो वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हुई है। ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हुए हैं। तो एक लोगों के लिए हमारा एक प्रयास रहता है, रेगुलर बेसिस पे हमारे सप्ताह आता है, हम चेकिंग करते हैं, ताकि आप एक बार ठीक है आपको चालान लगा, लेकिन अगली बार से आप सोचें कि हमारी मेहनत की कमाई हमारे हेलमेट न लगाने से जा रही है। आपको बस ये सोचना है ये 300 रुपये नहीं है, आपके घर में आपके परिजन आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं, कोई घटना दुर्घटना होती है तो आप सेफली घर पहुंच जाएंगे। अगर वही घर वालों को ये लगे कि अगर आप हेलमेट पहने होते
तो आप सुरक्षित होते, हमारे साथ में होते। तो हमारा सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यही रहता है, लोगों को अवेयर करना। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम चालान काटें। आप उस हिसाब से अपनी सुरक्षा के लिए काम करिए। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी है तो उसका यूज़ करिए, हेलमेट का अगर हेलमेट यूज़ करिए। अगर सीट बेल्ट का यूज़ हम बता रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करिए, वो कहीं ना कहीं आपकी बेनिफिट के लिए ही है। कुल मिला के अपन ने इस बात को, इस चीज को तय मान लें कि जितनी जिम्मेदारी आपकी होती है समझाने की, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी होती है समझने की। अगर आप कह रहे हैं कि हेलमेट पहनिए, तो उसे पालन करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। जब हम पहनेंगे तो हमारे साथ ना तो किसी प्रकार की दुर्घटना होगी और ना ही पुलिस हमें कहीं पे रोकेगी, ना तो हम परेशान होंगे। ये हमारी सफलता रहेगी। अगर हमारे लोगों को मोटिवेट करने से अगर 4 आदमी हेलमेट लगा लेते हैं और वो किसी दुर्घटना से बच जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको याद करें कि अगर हम हेलमेट लगा रहे हैं तो उनकी बदौलत लगा रहे हैं। और अगर हमारा सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं पुलिस के उस अभियान से, उस अवेयरनेस के कारण है हम क्या सुरक्षित है अपने परिवार के साथ है। अभी आप लोगों को शराब नशा मुक्ति अभियान भी चला है, तो उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। वो हम लोग का अभी एक पुलिस मुख्यालय से एक अभियान शुरू हुआ था, नशे से दूरी है जरूरी 2.0। ये पिछले साल भी चला था। इसमें हमारा उद्देश्य रहता है कि जो लोग नशे में हैं या नशा करते हैं लगातार, उससे बंद गए हैं, उनसे छूट नहीं रहा है, तो उनको मोटिवेट करना या उनको नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाना, जिससे वो जो आजकल में जो नशा चल रहा है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो ब्राउन शुगर का हो, या भी कोडियन सिरप का ही काफ़ी ज़्यादा नशा चल रहा है, तो इससे लोग हम दूर कर पाए। तो उसी के लिए लगातार 15 दिवसीय कार्यक्रम चलता है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बच्चों को बताते हैं कि इससे क्या क्या दुष्परिणाम है, कैसे हम नशा को दूर करके अपना जीवन उज्जवल कर सकते हैं। हमारे पास एक एविडेंस है कि मैं बोलता हूँ पिछले साल लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, वो आया था, उसने बताया था कि मेरे फादर जो है तो नशा करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और घर का सामान जो खिड़की है या दरवाज़ा उसको ही बेच रहे हैं नशे के लिए। वो बच्चा काफ़ी परेशान था। तो उस एसपी सर ने मेरे को बताया, सर के पास जन सुनवाई में गया था, तो सर ने मेरे को बोला कि इसमें अपन क्या बेहतर कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। तो अपन ने पास के क्षेत्रों में पता किया कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पर है। उसका हमने पता किया, उनके परिजनों से बात किए, जो भी शुल्क लग रहा था उसकी हमने व्यवस्था करी कि हाँ हम शुल्क दे के उसको एंट्री करा दें। वो व्यक्ति वहाँ पर गया, कुछ समय रहा, और आज की स्टेज ऐसी है कि वो व्यक्ति वापस घर में रह रहा है बच्चों के साथ, और उसने नशा को लगभग दूर कर दिया है। तब वो नशे से मुक्त हो गया है। वो सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है कि मैं भी नशा छोड़ सकता हूँ, बहुत एडिक्टेड होने के बावजूद मैं छोड़ सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है पुलिस का कि हम नशे से दूर रहें, कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर ही बनता है, क्योंकि नशा में बोले नाश का जड़ होता है। अगर हम नशे से दूर हैं तो कहीं ना कहीं अपने को भी सुरक्षित कर रहे हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। सर, युवा वर्ग के लोग होते हैं, नशे की लत में फंस जाते हैं। कई बार वो जॉब की तैयारी करते हैं, फिर नशे के चक्कर में कहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मुकदमाबाजी भी हो गया, या फिर उन्हें नुकसान होना ही। अगर ऐसे युवा हमारी वीडियो देख रहे हैं सर, तो उनके लिए भी सब कुछ नशा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो नशा को सपोर्ट करता होगा। नशा एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको हार्म करता है, मेंटली, फिजिकली, सबसे आपके लिए हार्मफुल है। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, कि अपना नशे को त्यागें, और जो हमारा ये हम सोचें कि नशे से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर हम पिछले 6 महीने से 1 साल से नशा कर रहे हैं तो हमको उसको कितना पॉजिटिव हुआ ये सोचें, और नेगेटिव कितना हुआ ये भी सोचें। आपका सोसाइटी में आपका रेपो भी खराब हो रहा है, आपकी फैमिली में भी आपका रेपो खराब हो रहा है। आपका जब रेपुटेशन ही नहीं रहेगा तो आप फिर क्या मतलब रहेगा, आप कैसे कर पाएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि नशे को दूर ही रखें, और जो हमारा गोल है, हमारा फ्यूचर हम जिसमें सोच रहे हैं उसी को परस्यू करें, ताकि हम अपने सोसाइटी को भी कोई एक अच्छा मैसेज दे पाए और घर के लिए भी कर पाए। सर, अब आते हैं साइबर फ्रॉड पे। साइबर फ्रॉड बहुत बड़ी समस्या है, एक बार में जमा पूंजी चली जाती है। हालांकि पुलिस के जागरूक करने के बाद लोग काफी जागरूक हुए हैं, काफी हद तक। अभी मामला अनूपपुर में ही आया था, एक रिटायर्ड मैडम के साथ साइबर ठगी हुई थी। और ये सोशल मीडिया में, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम में भी एक वीडियो कॉल आता है, और फिर वो लोग
बना लेते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसमें भी ब्लैकमेलिंग करते हैं। सर इन सब चीज़ों से बचने के लिए कैसे करें सर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपने इतना अच्छा सवाल किया है, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अभी के लिए जो करंट सिनारियो है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए वो साइबर क्राइम ही आया है। साइबर रिलेटेड क्राइम्स ऐसे होते हैं जो दिन प्रतिदिन नए नए मोड्स में हमारे सामने आ रहे हैं। कौन किस तरीके से ठगा जा रहा है, किस तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, वो हम लोग के सामने रेगुलर बेसिस पे ही आ रहे हैं। चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का हो, डिजिटल अरेस्ट में मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति बैठ जाएगा और किसी को फ़ोन लगा देगा। वो कहीं भी गवर्नमेंट का पर्सन नहीं होगा, वो बस फ़ोन लगा दिया कि आपके बच्चे को हमने एक क्राइम या रेप केस में या ड्रग्स के साथ पकड़ लिया है, तो आपको उसके लिए इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो उसको जेल के लिए दाखिल करा देंगे। जो भी परिजन होते हैं कई बार डर जाते हैं, और जब हमको इसी यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हमको एक कहीं न कहीं एक भरोसा लगता है कि हाँ, ये घटना हुई है। तो उसी के लिए फिर वो अपने बच्चों के लिए या परिजन को बचने के लिए जो भी उनकी डिमांड रहती है, लीगल डिमांड, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं फिर। कहीं वो लाखों में होती है, 10 लाख, 20 लाख, जितने में लगता है कि हाँ, ये इसमें सैटिस्फाई हो जाएगा। तो एक डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा फेज़ आया है जो, हालाँकि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार, अभी जैसे हमारा सेफ क्लिप अभियान 2.0 चला है, वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि साइबर क्राइम को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमारे लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम से ऐसे केसेस, डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत कम हुए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि नए-नए मोड्स आ रहे हैं, .apk फाइल्स हैं, आप देखते होंगे, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आपके परिचित का ही कोई मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा वेडिंग इन्विटेशन .apk या किसान सम्मान निधि .apk या बर्थडे इन्विटेशन .apk, और हमारे परिचित का ही रहता है, तो हमको लगता है ये हमको फ्रॉड है, ये फ्रॉडस्टर नहीं है, ये हमारा परिचित है, जबकि एक्चुअल में उसका मोबाइल हैक हो चुका होता है। वो मोबाइल हैक हो जाता है, फिर वो व्यक्ति उनका मोबाइल यूज़ करके हमको मैसेज कर रहे होते हैं, और अगर हमने वो एपीके फाइल ओपन कर दी, तो वो हमारा मोबाइल भी हैक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैसेज हो सकता है मेरे मोबाइल के नंबर से दूसरे के में जाए। अभी 1 हफ्ते की बात नहीं है, एक रीवा के हमारे एक मित्र हैं, वो भी पत्रकार ही हैं, उनके मोबाइल से मेरे को एक मैरिज का इन्विटेशन आया था, और फिर 2 घंटे बाद ग्रुप में चलने लगा कि उनका मोबाइल हैक हो गया है। अगर मैं ये सोचता कि वो तो मेरे परिचित के हैं, हो सकता है शादी का इन्विटेशन, अगर मैं ओपन करता तो हो सकता है मेरा भी हैक हो गया होता। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम, अगर हमारे पास कोई मैसेज आ रहे हैं तो एक बार हम वेरीफाई कर लें। पैसों की मांग के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कोई आपका परिचित है, तो एक बार हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, संबंधित को फ़ोन लगा दें कि क्या आपको पैसों की आवश्यकता है, या फेसबुक से हमको पैसे की डिमांड आती है, किसी और के नाम से आती है, मेरे जैसे व्यक्ति को यूनिफॉर्म लगा के आपको मैसेज कर देगा, आप मुझे पहचानते हैं, मैं बोलूँगा मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे दे दिए, तो हो सकता है वो मेरे को देख के, मेरा प्रोफाइल देख के आप उसके पैसे ट्रांसफ़र कर दें, जब एक्चुअली वो मैं होता नहीं हूँ। ये ऐसे मैसेज और ऐसे स्कैम्स, ऐसे साइबर फ्रॉड्स लगातार हमारे बीच में हैं, जिसको हम एक चैलेंज मानते हुए कर रहे हैं। एक जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, नॉर्मली आजकल वो एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके लिए भी फ्रॉड्स चल रहे हैं कि लोग एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं जैसे हमारा कोई व्यक्ति आए, अगर उसका एटीएम नहीं चल रहा है, तो वो एटीएम उसका स्वैप कर लेता है, मतलब उसके पास सेम कलर के एटीएम रहते हैं, वो उनके एटीएम लेके, दूसरा लेके उसको फँसाने की कोशिश करता है एटीएम मशीन में, बोलता है ये एटीएम चल नहीं रहा है, उनसे पिन ले लेता है कि पिन बताइए, मैं चेक करके देखता हूँ। जब उनके पास कार्ड हो जाता है, पिन हो जाता है, तो उनके लिए विथड्रॉल करना बहुत आसान हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमारे सीनियर सिटीज़न्स या जो भोले-भाले व्यक्ति जो अभी इतना अवेयर नहीं हो पाते हैं, वो अभी भी फ़ेथ में ही रहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा गलत नहीं करेगा, तो वो कहीं न कहीं साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है। एक है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट में क्या होता है कि कोई गाँव का व्यक्ति है, उसके पास लोग संपर्क करते हैं कि मुझे आपके खाते की आवश्यकता है, आप मुझे अपना खाता दे दीजिए, मैं आपको हर महीने 10,000 20,000 रुपए दूँगा। तो उसके लिए एक ईएमआई एक हो जाती है कि मेरे को 20,000 रुपए मिलेगा, मुझे अपना खाता ही देना है। और एक्चुअल में वो खाते का जो दुरुपयोग हो रहा होता है, जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उन खातों में आते हैं और उन खातों से पैसे फिर विथड्रॉ हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो वही हुआ जिनका खाता है, लेकिन इसका पैसा यूज़ कर रहा होता है वो व्यक्ति है जो फ्रॉडस्टर है। तो एक ये तरीका हो गया। फिर हमारे पास, आप लोग के पास भी एक केबीसी का लॉटरी लगने का मैसेज आता होगा कि आपकी लॉटरी लगी है, तो 25 लाख की लॉटरी लगी है, आपको पहले टैक्स भरना होगा, तो आपको इतने पैसे जमा करने हैं। तो हमको लगता है कि हमको 25 लाख का मिला है, हम 80,000 माँग रहे हैं तो दे देते हैं।
तो एक्चुअल में हमको ये सोचना चाहिए, जब हमने कहीं लॉटरी के लिए फॉर्म डाला ही नहीं है, कहीं अप्लाई किया ही नहीं है, रजिस्टर किया ही नहीं है, तो भला हमको कैसे लॉटरी लग सकती है। ये सब अलग अलग तरीकों के साइबर क्राइम्स है, जो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो मोड है उससे बेहतर मेरे पास कोई एक तरीका होगा कि मैं लोगों तक ये जानकारी भेज पाऊंगा। एक जो आपने एक महिला का बताया कि उनका अभी अनूपपुर में के हाँ, वैसे भी केसेस आते हैं कि हमें क्या है कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों से, ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो जाती है, वो बाहर रह रहा होता है, वो अपना रिश्तेदार बताने लगता है कि मैं आपको बहन मानता हूँ, भाई मानता हूँ। ऐसे केसेस में वो बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ से गिफ्ट भेज रहा हूँ जो इतने कीमत का है। वो प्रॉपर फोटोज भी भेजते हैं कि मैं आपको ये नेकलेस भेज रहा हूँ, या आपको कपड़े भेज रहा हूँ, या वॉच भेज रहा हूँ। अब आपको लगता है ये मेरे लिए आ रहा है, जब वो शिप होके आता है तो बोलते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने उसको रोक लिया है, इतने पैसे वो चाह रहे हैं, आप इतने पैसे जमा करिए तो आपका जो आपके जो गुड्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो इसी जो आप केस बता रहे हैं वो इसी चीज का रिजल्ट है कि हमने जो हमारा अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति है उससे हमने दोस्ती की, उस पर भरोसा किया, और उसका जो बिछाया हुआ जाल था उसमें हम फंस गए, और हमारी जो जीवन की कमाई थी वो कहीं ना कहीं उसमें चली गई। ये एक परफेक्ट केस था जो आपने अभी मेंशन किया था। ये तो जानकारी हो गई, महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप समझिएगा, देखिएगा और बिल्कुल पालन भी कीजिएगा। अब आ जाते हैं पुलिस के जीवन के बारे में। सर, आप तो काम में बिजी रहते होंगे, जैसे हम लोग भी काम करते हैं, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, ना घूमने का, ना फिरने का, ना आने का, ना जाने का। लेकिन घर में तो इंतजार तो करते हैं, मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, और भी घर के जो सदस्य हो। कैसे निकालते हैं सर समय इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि अभी आपके पास तो तीनों विभाग के प्रभार थे, अभी तो दो ही है वर्तमान में। कैसे करते होंगे मैनेज? हाँ, मैंने वो अभी जब आपका ये आपके साथ और प्रत्येक पुलिस वालों के साथ ऐसे ही होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताया ना मैंने कि ये पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल है वो ऐसा ही है कि हमें 24 आवर्स कहीं ना कहीं एक्टिव रहना पड़ता है। हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी यूज टू हो जाते हैं, उनको पता रहता है कि ये जॉब ऐसी है कि वो कभी भी जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हमसे कि हम समय पे आ जाएंगे तो उनके साथ हम डिनर करेंगे या लंच करेंगे, या उनके साथ हम कहीं बाहर जाएंगे। जैसा हमने बोला, बाहर वेकेशंस पे जाना ही बहुत कम होता है, हो ही नहीं पाता है। मुझे तो नहीं याद है कि मैं लास्ट टाइम कब गया था। तो वो उसमें ऐसा नहीं कि हमें उस चीज़ का दुख है, हमें खुशी होती है कि हम क्या है कि अपना वो करके हम लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। वो जब हम बाहर छुट्टी पे जाते हैं, हम लोगों के लिए मिलते हैं उनसे, उनको सुनते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं तो घर वाले भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ, हम नहीं बोले कि अब उन्होंने उसको एडजस्ट कर लिया है, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है कि हाँ ये ऐसे ही है, अब ऐसे ही चलेगा। जी ऐसे ही चलेगा जब तक हो रहा है। अगर कभी मौका लगता है तो फिर आपने वेकेशन से भी चले जाते। ठीक है, वो तो एक्सेप्ट कर लिए सारी चीजें। घर में बच्चे भी होते होंगे, रिश्तेदार भी होते होंगे, जैसे कभी कोई आ गए, मामा आ गए जो हमें खिलाए हुए हैं, और आए हैं, बोले कि देखना है, मिलना है, और बिना मिले कभी चले गए, तो फिर लगता होगा कभी कभी ऐसा। बिल्कुल, हाँ, सभी के साथ भी ऐसे ही। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो वो जब आते हैं तो हम बताते हैं कि हम आए हुए हैं, तो हम ये बताते हैं कि हम हाई कोर्ट में आज जबलपुर गए हुए हैं, या ड्यूटी में हम अमर कंटक में हैं, तो सेम डे मुलाकात नहीं हो पाती है, या अगर उनको उसी दिन लौटना है तो कई बार मुलाकात हो भी नहीं पाती है। तो ये चीज़ें हैं, नॉर्मल है हम लोग की लाइफ में ऐसा, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, वो सब समझते हैं, और फैमिली मेम्बर्स भी इसको समझते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो ठीक है। आप तीनों विभाग में रह चुके हैं, और आप, मैं जितने लोगों से बात किया, पुलिस में जो है, सभी कोई आपको मानते बहुत हैं, और मानते हैं। तो मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे पुलिस में है, ना तो खाने का टाइम होता है, ना तो सोने का टाइम होता है, ना सारी चीजें। आप अपने आप को काफी फिट रखे हुए हैं, और यही फिटनेस का राज अगर आप बताएंगे तो जो और भी थाने में जो स्टाफ है वो भी अपने आप को बेहतर फिट रख पाएंगे। तो कैसे करें सर, जो अपने आप को फिट रहें और नौकरी भी करें अच्छे से, और सारी चीज चलते रहें। नहीं, देखिए, पुलिस का जॉब जो है वैसा है कि हमारा जो खाने का टाइम है या सोने का टाइम फिक्स नहीं है। हम लोग को हफ्ते में एक दिन गश्त रहती है जो हम रात में जगते हैं, सुबह 5 या 6 बजे फिर सोते हैं, और खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया है या कोई अदर ड्यूटीज़ हैं
तो हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं। मैं पर्सनली तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको ज़रूर एक ऐसा रहना चाहिए कि आप समय समय पर कुछ कुछ खाते रहिए बीच बीच में। अगर आप लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आपको कहीं किसी न किसी बीमारी में डाल सकते हैं। और जो एक बैलेंस डाइट होती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो वही चीज़ मेरा भी है। अब मैं हर कोई यही चाहता है कि वो फिट रहे, हर कोई यही चाहता है वो फिट रहे, लेकिन पुलिस का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को इतना पंक्चुअल हो नहीं पाता है। हालांकि हम लोग सब कोशिश करते हैं, मेरा भी वही रूटीन है, हम भी वही कोशिश करते हैं कि हम लोग फिट रहें, समय से खाएं और जो आप बता रहे हैं फिटनेस है वो मेंटेन करें। सर मुझे एक चीज और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपस में दो लोग झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद किसी भी एक पक्ष को ज्यादा नुकसान हो जाता है, झगड़ा उन दोनों का होता है, लेकिन फिर एकाएक गुस्सा ये आता है कि भाई अब जो जिसमें जिन्हें ज्यादा चोटें आई हैं उनके पक्ष के लोग बोलते हैं कि अब दूसरे पक्ष वालों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, या फिर ऐसा माहौल बनता है कि फिर धरना प्रदर्शन होता है और पूरा फेस सबसे पहले आप लोगों को ही करना होता है। आप लोग कैसे उसे बड़े धैर्य के साथ फिर समझाते हुए आप उसे टेकल करते हैं सर बताइए। इसमें मैं बताना चाहूँ कि सब प्रोविजंस बने हुए हैं कि कोई भी अपराध है उसकी विवेचना हमें कितने दिन में पूर्ण करनी होती है। गंभीर अपराध है या साधारण अपराध है, सबके लिए टाइम ड्यूरेशन बना हुआ है कि आप कितने दिन में कर सकते हैं। आपने जैसा केस बताया कि हाँ लोग गिरफ्तारी के लिए प्रेशराइज करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, अलग अलग टीमें बनाते हैं। गिरफ्तारी करना बहुत अर्जेंट है, हम अन्य थानों से भी एनफोर्समेंट के लिए प्रयास करते हैं कि वहाँ से हमको बल मिल जाए। हम टीमें बनाते हैं, कई टीमें बना देते हैं, जो भी संभावित जगह होती है सब जगह हम अपना फोर्स भेजते हैं और अभी तक में रहता है कि हमें सफलता मिल जाती है। ऐसे इस मेरे इस टेन्योर में भी एक दो केसेस ऐसे हुए हैं। एक वो यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, बाबा जी का मर्डर हुआ था जो बहुत सेंसिटिव था। बिल्कुल उसमें वो ऐसा मैटर हो गया सर, था उसमें कि तो थोड़ा सा विस्तार से भी अगर आप 2-3 मिनट में बढ़िया बताएंगे तो, और वो चूंकि काफी हाईलाइटेड मामला था और काफी दिन तक चला। हाँ वो मतलब वो ऐसा केस था कि रेगुलरली हो सकता है हमको लॉ एंड ऑर्डर हम उसमें एक ना एक हमारे साथ हो रहा था और हम लोग को उससे बहुत प्रयास करना पड़ा था कि जो बाबा जी थे उनका जो मर्डर हुआ था उसमें उसको हमने कि अक्यूज कौन था एक्चुअल में, किसने किया था, उस तक पहुंचने के लिए हमको काफी प्रयास करना पड़ा, क्योंकि वो एक लोकेशन ऐसी थी जहाँ पर ना कोई कैमरेज थे ना कोई फोन वहाँ पर एक्टिव रहते थे। मतलब वो एकदम डार्क जोन था, काफी दूर था। तो वो उसके लिए फिर वही बोले हम लोग जो बेसिक पुलिसिंग होती है, सूत्र रहते हैं, पता करना, बातचीत करना, लगातार लोगों से पूछना। हम लोग उसमें कितने दिन हम लोगों ने एक ही व्यक्ति 2-3-4 बार लोग पूछताछ करते थे। वो हमारा भी धैर्य था, उनका भी धैर्य था और उन्हीं से हमको कहीं ना कहीं मदद भी मिली कि उनसे कौन मिलने आया, कौन कितने बजे गया था। तो वो एक ऐसा केस था जिसमें जो बोल सकते हैं कि हमारा पेशेंस हमारा टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा केस था। इसमें पुलिस ने लगातार प्रयास किया, ये प्रयास भी चल रहा था और इधर लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा था, लोगों को समझाना भी रहता था, कन्विंस करना रहता था, समझाना पड़ता था उनको। रेगुलरली एक हिसाब से हम अपडेट करते थे कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है आज किस स्टेज पर पहुंच गई है, कल कहाँ थी, आज क्या हमने क्या प्रोग्रेस कर लिया, हम कितना करीब पहुंच रहे हैं, कहाँ तक बन रहे हैं। SIT बनी थी इसी केस को करने के लिए, स्पेशल टीम भी बनाई गई थी कि वो अलग अलग काम करे, कोई सीडिया एनालिसिस के लिए लगा हुआ है, कोई लोकेशन ट्रैक कर रहा है, कोई संदेहियों से पूछताछ कर रहा है। तो एक ऐसा केस था जिसमें हम बता सकते हैं कि हाँ वो इस मेरे ड्यूरेशन में एक टफ केस था जिसको हमको सॉल्व करना था। और उसमें कितने दिन लगे थे सर उसी केस में? लगभग 1.5-2 महीने लग गए थे, लगातार उसमें हम लोगों ने काम किया था। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई हत्या हो जाती है या कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है तो पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है कि हम आरोपियों को गिरफ्तार करें। तब तक में भीड़ भी गुस्सा होने लग जाती है, जनता भी पूरी उग्र हो जाती है, फिर थाने के बाहर आके धरना देना या सड़क पर धरना देना, पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगने, और आपको एक तरफ आरोपी को भी गिरफ्तार करना है, पब्लिक को भी संभालना है। फिर ऐसे मौके पर सर आप लोग कैसे काम करते हैं सर? उस समय तो भारी प्रेशर रहता होगा। पुलिसिंग में ऐसी स्टेज आती है जब हमें लोगों का आक्रोश भी देखना पड़ता है, उनको समझाना ही पड़ता है,
और साथ ही साथ टीम्स को भेजना ही पड़ता है कि जिसके लिए मांग हो रही है, आरोपी गिरफ्तारी के लिए बात चल रही है, उसको हम गिरफ्तार कर पाए। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब लोगों का गुस्सा ऐसा हो जाता है कि वो पुलिस को ही गलत बोलने लगते हैं या पुलिस के, जैसा आपने बताया, मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि पुलिस एक काफ़ी डिसिप्लिन फोर्स होती है। तो हम हमको बताते हैं, हम लोग ट्रेनिंग के रूप में बोल सकते हैं कि भाई आपको एक पेशेंस लाना है। लोग वो जो कह रहे हैं वो ऐसे समय है, वो परेशान है, आक्रोशित हैं, उनके परिजन के साथ कुछ गलत घटना हुई है जिसके लिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उनको पहले समझाते हैं, हम लोग की प्रॉपर ब्रीफिंग होती है, किसी भी ड्यूटी में पहले हम लोग ब्रीफ करते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं, वो क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें ये भी हमारा हिस्सा होता है कि अगर वो आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं तो आपको एक शालीनता के साथ, पेशेंस के साथ उसको सुनना है, रिटेलिएट नहीं करना है। जनता भी जानती है, जो लोग रहते हैं वो भी सब हमारे लोग रहते हैं, पुलिस को वो भी समर्थन ही करते हैं। वो सब जानते हैं कि हाँ, पुलिस अपने समय से सब कर लेगी, गिरफ्तारी करेगी। अगर एफआईआर हुई है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करना ही, उसमें कोई ऐसा बैक स्टेप नहीं होता है कि हम उस पर आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। वो हमको करना ही करता है, उसमें एंड रिजल्ट लाना ही पड़ता है, या तो उसमें चालान करेंगे ही करेंगे। तो ये लोगों को जानकारी है। और कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ अपनी मांगों के लिए कि हमारा जल्दी हो जाए, कन्विंस करने के लिए ऐसे एक्शंस लेते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं, लेकिन वो समय के साथ मान भी जाते हैं। आप लोगों पर भी काफी जिम्मेदारी होती होगी। ठीक है, वो लोग मान गए, आपने कहा कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे, और वो 2 दिन काफी मुश्किल भरे होते होंगे। आप तो रात रात भर सो नहीं पाते होंगे, पूछ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, फिर वो भी बहुत स्ट्रगल का टाइम होता होगा सर। जी, अगर हमने किसी को समय दिया है कि हम 2 दिन में किसी को अरेस्ट कर लेंगे, या जो भी हम लोग जिस चीज का आश्वासन मिलता है, तो हम लोग वो 2 घंटे के लिए, फिर मतलब वो 2 दिन हमारे लिए एक अल्टीमेटम रहता है कि हम 2 दिन में उस चीज को कर पाए, चाहे वो फिर रात भर काम करना पड़े, टीम रवाना करना पड़े। और एक्चुअल में ऐसा हुआ भी है। अगर ऐसा होता है कि हम लोग रात को 2 बजे 3 बजे टीम रवाना कर रहे हैं, जहाँ जैसी लोकेशन मिलती है हम लोग सुबह का इंतजार नहीं करते। अब लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, मैं भी अब अपन इंटरव्यू का समाप्त करेंगे। दरअसल मैं आज आ ही रहा था, यहाँ पे छुट्टी था आज, तो अधिकतर है कि छुट्टी के दिन में हम लोग लेट निकलते हैं शाम टाइम काम करने के लिए, क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। जब मैं निकल रहा था तो मेरी मम्मी पूछी मेरे से कि आज कहाँ जा रहे हैं आज इतनी जल्दी। मैंने कहा भी उन्हें कि मैं आज अनूपपुर जा रहा हूँ। अब एक वहाँ पे हैं सर नवीन तिवारी जी, एसडीओपी हैं, और उनका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जा ही रहे हो तो मेरा भी एक क्वेश्चन लेते जाना, और वो क्वेश्चन जाके पूछ लेना। ये मम्मी का क्वेश्चन है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो गांव पे प्रचलन है कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, सर ये कहावत क्या है सर? और आप भी काफी सुने होंगे और आप इस लाइन फील भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए ना इस कहावत के बारे में सर। कहावत मैंने सुनी है, पुलिस से ना दोस्ती अच्छी है ना बैर अच्छा है। बट मैं ये कहावत जो है इसको बहुत ज़्यादा मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत रूप से जो मेरा मानना है कि पुलिस से दोस्ती ही अच्छी है और बैर तो किसी से भी अच्छा नहीं होता है। आप किसी से भी बैर करेंगे तो आपका मनमुटाव रहेगा, आगे के लिए भी आपके जो हो सकता है उनसे काम होने वाले हों, जो बनने वाले हों, वो रुक जाते हैं। और पुलिस तो एक ऐसा विभाग है जो आपको रात में 24 घंटे कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। रात में एक्सीडेंट हो गया या घर में चोरी हो गई, तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी सबसे पहले आपके मन में आती है वो पुलिस ही रहती है। तो पुलिस से बैर तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कुछ ठीक है। आपको पुलिस एक अपना मानिए कि हाँ, ये हमारी एक डिपार्टमेंट है जो हमेशा आपके लिए रहती है। ये मुझे अतिशयोक्ति नहीं हुई कहना कि एक पुलिस ऐसा विभाग है जो रात में थाने खुले रहते हैं, 24 घंटे आपके लिए स्टाफ उपस्थित रहता है। कभी भी आपको कोई समस्या है आप थाने में आ सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं। उसमें टाइम का कोई एक टाइम फ्रेम नहीं है कि आप सुबह 10 से 5 ही रिपोर्ट लिखा सकते हैं। 24 आवर्स पुलिस अवेलेबल है। तो मम्मी जी की जो कहावत है वो है, जो प्रचलन में लोग बताते हैं ऐसा है, बट एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मैं ये आपका जो है पार्ट मैं वीडियो को मम्मी को बिल्कुल दिखाऊंगा और संतुष्ट करने की कोशिश भी करूंगा। चलिए, धन्यवाद सर आपका थैंक यू। समय देने के लिए। आप सुन ही रहे थे, देख भी रहे थे कि मेरे साथ अभी पुष्पराजगढ़ और अनूपपुर एसडीओपी नवीन तिवारी जी थे। आपने बहुत कुछ सुना भी है, बहुत कुछ देखा भी है, और उन्होंने बहुत कुछ जानकारियां आपको बताई भी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अधिकारी के साथ, उनका अनुभव और उनकी कार्य करने की शैली जानेंगे अगली वीडियो में।